अब हम स्टार्ट करते हैं डे 2 सेशन 2। डे 2 सेशन 2 में जो हमें कवरअप करना है वो है मास्टर क्रिएशंस। तो मास्टर क्रिएशन से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मास्टर। मास्टर क्या होते हैं बेसिकली। अब हम डे टू डे लाइफ में अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमारे पास डेली बेसिस पे इतना टाइम नहीं होता कि हम पार्टी का अकाउंट बार बार मैनुअली एंटर करें या आइटम का नाम मैनुअली एंटर करें। तो हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है मास्टर्स, जिसके अंदर जो हमें पता है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जो चीज़ें यूज़ होने वाली है उसका हम स्पेसिफाइड मास्टर्स बनाते हैं। जब भी हमें परचेज़ करनी है, सेल करनी है या कोई भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, जो लेन देन का सामान हमें बेचना है या ख़रीदना है, जिनको बेचना है और जिनसे लेना है, जिनसे परचेज़ करना है, उनके लिए हम स्पेसिफाइड हेड्स क्रिएट कर देते हैं जिनका नाम है मास्टर्स। उस मास्टर्स के अंदर हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है कि अगर हम एक पर्सन जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, और जिनको हम सामान बेच रहे हैं, इट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स, या जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे इनकम्स हैं, उन सब के नाम से अकाउंट्स क्रिएट कर देंगे। ठीक है, मास्टर्स की जो हमने कैटेगराइजेशन करी हुई है वो है अकाउंट्स, उन अकाउंट्स के ग्रुप्स, आइटम्स, आइटम्स के ग्रुप्स, मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर के ग्रुप्स, यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, और एक पॉइंट है स्टैंडर्ड नरेशन, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर हमें जो स्टडी करना है कैसे इन मास्टर्स को हम बनाते हैं। जब हम बिजी ओपन करते हैं, बिजी के अंदर अपनी कंपनी ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है मास्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम मास्टर्स के अंदर जाते हैं तो मास्टर्स में हमें कई सारी वेराइटीज़ मिलती है मास्टर्स की। कौन कौन से हैं? जिनसे हमारे सामान लेना है, देना है, जो मेरे एक्सपेंसेस है, इनकम्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, वट एवर बी दैट, दे विल कम इन द सेक्शन अकाउंट्स। और अगर हम बात करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आइटम्स, इसके यू हमारी जो है वो किस में आएगी? आइटम्स के अंदर। जिस चीज़ की मेरी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ उस गुड्स का नाम है पेन। मैं अगर पेन प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उस आइटम का नाम क्या हो जाएगा? पेन। मैं अगर साड़ी की बात कर रही हूँ, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है मेरी, मैं साड़ी की बात कर रही हूँ या शर्ट की बात कर रही हूँ, तो दीज आर माई आइटम्स। वो क्या हो जाएंगे? हमारे आइटम की कैटेगराइजेशन के अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं सिर्फ दो चीज़ों की, अकाउंट और आइटम। हमें क्लियर है अकाउंट्स क्या है और आइटम्स क्या है। अब इसके साथ हमारे पास दो हेड्स और है, अकाउंट ग्रुप्स और आइटम्स ग्रुप्स। अब ये अकाउंट ग्रुप क्या है और आइटम ग्रुप क्या है? हमने हर चीज़ का एक क्लासिफिकेशन कर दिया। मैंने कहा मेरी गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मेरी प्रोडक्शन होएगी वो क्या होगा? साड़ीज़ हो गई, शर्ट्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, हमारे पेंट, ट्राउज़र, दीज ऑल विल कम इन गारमेंट इंडस्ट्रीज़। इस तरीके से हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो सकती है, उसके आइटम्स, मेडिसिन जो होती है हमारी, वो सारे के सारे भी किस में आएगी? आइटम्स के अंदर। तो ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं और ये जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है, ऐसी हमारी कुछ इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स हैं, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, ये जो मोटे मोटे हो गए, ये क्या है? इसके हेड, जिसके अंदर ये सारी कैटेगराइजेशन होती है। तो अगर मैं जो काम कर रही हूँ, मेरा एक स्टोर है जिसके अंदर मैं स्टेशनरी के आइटम्स को भी सेल करती हूँ, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स को भी सेल कर रही हूँ, फर्नीचर भी सेल हो रहा है लेट से, तो कई सारी चीज़ों मेरी सेल हो रही है, तो उसका जो एक ग्रुप हो जाएगा जिससे मेरे को रिपोर्ट देखनी है। अगर मैं देखूँ कि मैंने पूरे मंथ में कितनी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम सेल करी है, तो उसका मुझे स्टॉक देखना है
या कितना मेरा ओपनिंग था, कितनी मैंने परचेज करी, कितनी मैंने सेल कर दी है। तो जो इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स है उसका क्या स्टेटस है। मैं अगर बात करूँ क्लोथिंग का तो उसका क्या स्टेटस है। मैं बात करूँ मेरी स्टेशनरी का, उसका क्या स्टेटस है। तो उसको देखने के लिए, उनकी रिपोर्टिंग को चेक करने के लिए हम बनाते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आइटम ग्रुप्स की। अब हम आते हैं अकाउंट ग्रुप्स के ऊपर। अकाउंट ग्रुप्स, अब हम सबसे पहले एक ही टॉपिक लेते हैं, अकाउंट ग्रुप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो डेटर्स हैं जिन्हें मैंने सेल किया, वही मेरे डेटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम सामान बेचते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ मेरे सन्डी डेटर्स। मेरी एक पार्टी है मिस्टर राम। अब वो मिस्टर राम मेरे दिल्ली में भी हो सकते हैं, मुंबई में भी हो सकते हैं, चेन्नई में भी हो सकते हैं। मेरे अलग अलग स्टेट्स के अंदर मेरे डेटर्स हैं। मुझे कैसे पता कि मेरी किस पार्टी का कितना बैलेंस है? उसको देखने के लिए, वो रिपोर्टिंग को चेक करने के लिए हमने क्या कर रखा है, स्टेट वाइज अगर मुझे देखना है कि मेरे किस स्टेट के डेटर्स का बैलेंस कितना है, कौन से स्टेट का बैलेंस कितना है, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक ग्रुपिंग क्रिएट कर दूँगी। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे जो डेटर्स है दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है और चेन्नई में है। अगर मुझे देखना हो कि दिल्ली के डेटर्स कितने हैं, मुंबई के कितने हैं, चेन्नई के कितने हैं, तो मुझे सबसे पहले उसकी कैटेगराइजेशन करनी होगी। तो वो कैटेगराइजेशन मैं कैसे कर सकती हूँ, ग्रुप बनाकर। मैंने कहा जिनसे मुझे पैसा लेना है, दोज आर माई डेटर्स। अब उनको कैटेगराइज करने के लिए मैं डेटर्स के अंदर ही एक ग्रुप बना दूंगी, जिससे अगर मुझे रिपोर्ट्स चेक करनी है तो मैं वो कर सकूँ। अब वो प्रोसेस किस तरीके से हम करते हैं, हम गए अकाउंट ग्रुप्स पे। अकाउंट ग्रुप्स में मेरे पास आता है ग्रुप दिल्ली। अब ये पूछ रहा है कि मैंने इस ग्रुप का नाम डाल दिया दिल्ली। एलियाज, एलियाज क्या होता है? बेसिकली एक शॉर्ट नेम। जैसे कि मैं एंट्री कर रही हूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन्स डाल रही हूँ, मुझे उसको सर्च करना है। अब अगर हम बात करें जनरली, अब यहाँ गर्ल्स भी है बॉयज़ भी है, अगर हम बात करते हैं शर्ट्स की या साड़ीज़ की, तो अब जो साड़ी होती है उसके अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं, उनके नंबरिंग कोडिंग जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक शॉपकीपर के लिए उसको नाम से जानना उसके लिए ज़्यादा टफ होगा कंपैरेटिवली उसके कोडिंग से। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो कोडिंग है वो किस में डाल देंगे, एलियास। जो उसका शॉर्ट नेम होगा वो किस में डाल देंगे हम, एलियास के अंदर। जैसे मैंने कहा कि जो साड़ी है उसका कोड है 101, एक का है 102, तीसरे का है 103। तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, जिससे हम सर्च कर सके, वो हम यहाँ एलियास के अंदर डाल सकते हैं। मैंने कह दिया इसका कोड है 101। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रुप, येस और नो। प्राइमरी ग्रुप का क्या मतलब है? प्राइमरी ग्रुप मीन्स कि जो मेरा डायरेक्ट ग्रुप है, जो किसी ग्रुप के अंदर नहीं आता। मैं एक मेन ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ। अगर मैं आइटम्स की बात करती हूँ, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो मेरी मेन आइटम है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हैं। हम अगर अकाउंट ग्रुप की बात करें, सन्ड्री डेटर्स हैं, तो क्या सन्ड्री डेटर्स किसी के अंदर आएंगे? सन्ड्री डेटर्स हैं जो कि करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। तो मैंने कह दिया वो मेरा मेन ग्रुप है। ठीक है, अब है दिल्ली। दिल्ली को मैंने क्या करा, ये मेरा प्राइमरी ग्रुप नहीं है। अगर मैं इसको प्राइमरी ग्रुप कर देती हूँ यस, तो क्या ये मेरे डेटर्स कहलाएंगे? वो मेरे डेटर्स नहीं होंगे। बट मुझे जो ग्रुप बनाना है, किसके अंदर बनाना है, डेटर्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि प्राइमरी ग्रुप नहीं है ये मेरा, ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर है, दैट इज। ठीक है, अब मैंने ग्रुप का नाम डाला दिल्ली, शॉर्ट नेम जो एलियाज है इसका दैट इज़ 101। प्राइमरी ग्रुप नहीं है, तो ये किस ग्रुप के अंदर है? मैंने कहा सन्ड्री डेटर्स के अंदर, सेव्ड इट। अब मैंने कहा है एक है मेरा मुंबई। मुंबई मैंने कहा 102, ये भी मेरा प्राइमरी ग्रुप नहीं है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर ही है। मैंने दो ग्रुप बना दिए अपने, एक दिल्ली के नाम से और एक मुंबई के नाम से, जो बाय डिफ़ॉल्ट बिजी के अंदर बने हुए होते हैं।
ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट बिजी के अंदर बने हुए हैं। इसमें से सिर्फ एक मैंने बनाया है दिल्ली, बाकी के सारे 30 ग्रुप्स, 31 आ रहे हैं टोटल, एक मैंने बनाया है, बाकी 30 के 30 जो है हमारे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। हाँ, तो 29 हो गए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हमारे दो ग्रुप थे, दिल्ली और मुंबई। दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर ग्रुप। अब मैंने क्या करा, मुझे ये बाइफर्केशन चाहिए कि जो मैं पार्टीज़ क्रिएट कर रही हूँ वो किस ग्रुप के अंदर आ रही है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरी दिल्ली के अंदर भी पार्टीज़ है और मुंबई के अंदर भी पार्टीज़ है, मुझे उसका प्रॉपर स्टॉक देखना है। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ अकाउंट्स के अंदर, ऐड। अब हम अकाउंट ग्रुप्स का क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्टीज़ बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने ग्रुप्स को मेंशन करेंगे कि मेरी ये जो पार्टी है किस एरिया की पार्टी है। ठीक है, अब हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, अकाउंट्स, देन ऐड। यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है कि हमारी पार्टी कौन सी है। मैंने कहा कि मेरी पार्टी है मिस्टर एक्स। एलियास सेम है, एलियास के अंदर भी कि मैंने अपनी पार्टी का कोई एक शॉर्ट नेम डिफाइन करा हुआ है या कोई एक कोडिंग डिफाइन करी है जिससे मैं उसको सर्च कर सकती हूँ इजीली। जब हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे उस पार्टी का नाम, ऑब्वियसली पार्टीज़ के जो नाम होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, राम किशोर, रामनाथ, श्यामनाथ, जो इतने बड़े बड़े से नाम होते हैं, तो उसको डिफाइन करना ज़्यादा टफ होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ कोडिंग डिफाइन कर सकते हैं जिससे हम उस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो कोड डिफाइन कर सकते हैं ताकि जब सर्च करना हो तो मैं उसको उसके कोड से डिफाइन कर सकूँ। तो मैंने कह दिया कि इसका कोड है 1। यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं नेम और प्रिंट नेम। नेम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो पार्टीज़ है दिल्ली की भी है और मुंबई की भी है। मैंने कहा कि जो मेरी दिल्ली वाली पार्टीज़ है उसका मैंने अलग ग्रुप बना दिया। जब मैं उस पार्टी का मास्टर क्रिएट करूँगी तो वहाँ पे ग्रुप जो डिफाइन करूँगी वहाँ पे मैं क्या ग्रुप डिफाइन कर दूँगी, संडे डेटर्स की जगह दिल्ली। हमेशा हमें ध्यान रखना है जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं ना, जो भी हम डेटर्स और क्रेडिटर्स बना रहे हैं उनसे हमें पैसा लेना है या उनको पैसा देना है। तो जब हम सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो वहाँ पे जो पार्टीज हमें रिफ्लेक्ट होगी कौन सी होगी, हमेशा डेटर्स या क्रेडिटर्स की। तो जो भी हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने अब दिल्ली क्रिएट करा, अगर मैं दिल्ली के अंदर प्राइमरी ग्रुप को येस कर देती हूँ तो उसकी कोई यूजेज नहीं है, उसका कहीं कोई रेलिवेंस नहीं है। हमें नहीं पता कि उस दिल्ली का क्या करना है, क्योंकि ना मैं उनसे सेल कर सकती हूँ ना मैं उनसे परचेज करती हूँ, बिकॉज दे आर नाइदर अवर डेटर्स नॉर अवर क्रेडिटर्स। तो मुझे उसके अंदर डिफाइन करना होगा कि वो हमारे क्या है, डेटर्स है या क्रेडिटर्स है। प्रिंट नेम और नेम पे मैं बाद में आती हूँ, पहले हम ग्रुप पे क्लियर करते हैं। ग्रुप मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया दिल्ली और मैं इसको सेव कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बना दिया मिस्टर वाई और मैंने यहाँ ग्रुप डिफाइन कर दिया मुंबई। अब मुझे देखनी है कि मेरी दिल्ली की कितनी पार्टी है और मुंबई की कितनी पार्टी है। तो उसको मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, अकाउंट्स में जाकर लिस्ट, स्क्रीन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से भी देख सकती हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेबल अल्फ़ाबेटिकली भी देख सकती हूँ। अल्फ़ाबेटिकली मतलब कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग आएगी। हायरार्किकल मतलब जैसे कि पहले संडे डेटर्स है, संडे डेटर्स के अंदर कौन है, दिल्ली और मुंबई, तो इस तरीके से हायरार्की आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरी हायरार्की आ गई है। अभी हमने जो बात करी है सिर्फ और सिर्फ संडे डेटर्स की बात करी है, तो हम संडे डेटर्स कहाँ का पार्ट होते हैं, करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स पे गए, यहाँ पे हमारे संडे डेटर्स आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ना, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, लोन एडवांसेस, ये सारे इंडिविजुअल है, यहाँ कोई प्लस का साइन नहीं है। बट ये जो संडे डेटर्स है इसमें प्लस का साइन आ गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने दो ग्रुप बना दिए, दैट इज दिल्ली एंड मुंबई। अब संडे डेटर्स के अंदर तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, संडे डेटर्स के अंदर दिल्ली के अंदर मेरा अकाउंट है मिस्टर एक्स और मुंबई के अंदर है मिस्टर वाई। इसी के अकॉर्डिंग जब हम इनसे ट्रांजेक्शन्स कर देंगे
मैं परचेज करूँगी, सेल करूँगी, तो मैं इसकी रिपोर्टिंग चेक कर सकती हूँ कि कितना इनका ओपनिंग बैलेंस है, कितना इन्होंने परचेज किया है, कितना इन्होंने सेल करा है, और अब इनका क्लोजिंग बैलेंस, लेजर बैलेंस कितना है। ठीक है, वो करने के लिए अभी हम आगे 2-3 चीज़ें करते हैं, फिर हम ट्रांजेक्शन सेट करके देखते हैं। वापस मैं आ जाती हूँ मिस्टर एक्स पे। अब ये जो मिस्टर एक्स मेरी पार्टी है, ये पार्टी मेरी दोनों जगह पर है, दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे इसे सेग्रीगेट करूँगी। जब एक पार्टी है, ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं मानसी की या ज्योति की, तो मानसी और ज्योति कोई एक तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली कई सारी मानसी हो सकती है, कई सारी ज्योति हो सकती है। तो नाम तो हम एक ही डिफाइन कर सकते हैं, सेम नाम हम दूसरा क्रिएट नहीं कर सकते। मैं अगर चाहूँ कि चलो मिस्टर एक्स मैंने दिल्ली में क्रिएट कर दिया, मैं दोबारा मिस्टर एक्स बिल्कुल एज इट इज़ लिख कर मुंबई में सेव कर दूँ, तो वो पॉसिबल होगा? करके देखिए उसे। मैं ऐड पे जाती हूँ, सेम मिस्टर एक्स लिखती हूँ मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं इसको सेव नहीं कर सकती। बट अगर मैं बिल बनाऊँगी तो मैं क्या ऐसे बना सकती हूँ, मिस्टर एक्स दिल्ली, ज्योति दिल्ली, ज्योति मुंबई, ज्योति शालीमार बाग, ज्योति पीतमपुरा? नहीं कर सकती ना मैं ऐसे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ जो हमने कंपनी क्रिएशन में सीखी थी, नाम में हम आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगा देंगे मिस्टर एक्स, ये कौन से वाले हैं, दिल्ली के। सेव कर दिया मैंने। अब हम एक और मास्टर बनाते हैं सेम, मिस्टर एक्स मुंबई, और यहाँ पे हम ग्रुप डिफाइन कर देते हैं मुंबई। अब नाम से मैं इसको पहचान सकती हूँ, बट क्या प्रिंट नेम में मैं मुंबई दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। तो प्रिंट नेम तो मुझे वही देना होगा जो उसका एक्चुअल है। एक कंपनी का और एक पार्टी का प्रिंट नेम सेम हो सकता है किसी दूसरी पार्टी से, बट जो नेम है वो सेम नहीं हो सकता। नेम और एलियास, किसी भी पार्टी या किसी भी आइटम का नेम और एलियास, नेम एंड एलियास कांट बी सेम, वो दोनों यूनिक होंगे। प्रिंट नेम सेम हो सकता है, बट नेम और एलियास सेम हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो तो एक आइडेंटिफिकेशन होती है ना। मैं मिस्टर एक्स दिल्ली पे जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका प्रिंट नेम चेंज कर देती हूँ। अब हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस मुझे दोनों के दोनों सिमिलर से लग रहे हैं। तो अभी हमारा था ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली जो मेरा क्लोजिंग होता है वही मेरा ओपनिंग होता है, और प्रीवियस ईयर बैलेंस का मतलब भी वही होता है कि जो हमारा क्लोजिंग है। बट फिर भी हमने ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका ऑब्वियसली कोई ना कोई लॉजिक तो है। सीधी सी और सिंपल सी बात है कि वो लॉजिक क्या है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स के लिए होते हैं, फॉर अ ईयर होते हैं, एक साल के लिए होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। ठीक है, बट लेकिन वो हमारे प्रीवियस ईयर के बैलेंस होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे विद इन द ईयर सिर्फ और सिर्फ वो चलते हैं, एक साल के अंदर जितना खर्चा हुआ वो उसी टाइम में जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट लेकिन मुझे अगर एनालिसिस करनी है कि मेरा लास्ट ईयर के अंदर कितना खर्चा हुआ है, लास्ट ईयर के अंदर मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए थे, और इस साल में कितने एक्सपेंसेस है, तो उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास एक कंसेप्ट ये था कि ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस क्यों दिया हुआ है। तो ये जो प्रीवियस ईयर बैलेंस के अंदर सब सारे अकाउंट्स के अंदर बेसिकली यही होता है कि ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस सेम आएगा। मैं अगर डेटर्स की बात करती हूँ तो मेरा लास्ट ईयर के अंदर जिनसे मुझे 1000 रुपीज़ लेने हैं, 1500 रुपीज़ लेने हैं, 10,000 रुपीज़ लेने हैं, तो ऑब्वियसली 31 मार्च को मुझे इतना लेना है, तो 1 अप्रैल को भी मुझे उतना ही लेना है उनसे। ठीक है, सारे अकाउंट्स के लिए सेम होगा।
एक्सेप्ट द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो लास्ट ईयर के मेरे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर है, मेरे लास्ट ईयर के अंदर अगर मैं उसका क्लोजिंग बैलेंस देखती हूँ कि 1000 रुपीज़ है, अब मैं इस साल के अंदर आकर देखूंगी तो ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। मैं फाइनेंशियल चेंज करूंगी तो मेरा ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मेरा प्रीवियस ईयर बैलेंस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो वो है रिवेन्यू नेचर के हैं। रिवेन्यू नेचर के जब नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अकाउंटिंग पढ़ी है ना सबने, तो पढ़ा होगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन द ईयर ही कंज्यूमेबल होते हैं, नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने प्रीवियस ईयर बैलेंस का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है ताकि जब हम रिपोर्ट्स चेक करें, बैलेंस शीट क्या होती है, जो हमारे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्थिक स्थिति को दिखाती है कि हमारी कंपनी, हमारा जो लेन देन है, हम लोग किस पोजीशन पर है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हमें अर्न करना है, किस पोजीशन पर हम है, उसके लिए हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो जब मुझे ये सिनेरियो देखना है कि लास्ट ईयर से और इस साल से मुझे कंपैरिजन करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो एक्सपेंसेस है, लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस कितने थे और इस साल के एक्सपेंसेस कितने हैं, मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है प्रीवियस ईयर बैलेंस। इसका हम डेमो चेक करते हैं। मैंने कहा कि इसका ओपनिंग बैलेंस है 1000 रुपीज़, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस भी सेम आ गया। ये तो एक पार्टी है, एक दोनों का ले लेते हैं, इस पार्टी का भी डाल देते हैं 1000 1000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका नेचर देख रहे हो आप। मुझे मॉडिफाई करना है इसी स्टेज पे, ये ग्रुप है इसका एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। मॉडिफाई करने के लिए कीबोर्ड में ऑल्ट एम की होती है, मैं उसको प्रेस करूँगी, ऑल्ट और एम। किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना है आपको तो ऑल्ट एम प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप क्या आ रहा है इसका, रिवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल रही हूँ 1000 रुपीज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितने डाल दिए, 1000 रुपीज़। अब मैं दोनों का लेजर देखूँ सेपरेटली, ऑल्ट एल करके, ऑल्ट एल। मैंने कहा एक तो मिस्टर एक्स में डाला था, जो ओपनिंग था वही मेरा क्लोजिंग आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपीज़ आ रहा है पार्टी का। और मैं अगर मिसलिनियस एक्सपेंसेस देखती हूँ तो उसका भी कितना आ रहा है, 31 मार्च को कितना बैलेंस है, 1000। अब मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करूँगी तो मेरी पार्टी का और मिसलिनियस एक्सपेंसेस दोनों के दोनों कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। जब हम फाइनेंशियल चेंज करेंगे तो मेरी पार्टी का बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट जो मेरे एक्सपेंसेस है वो ओपनिंग में नहीं आना चाहिए। वो किस में आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बैलेंस के अंदर। हम चेंज करते हैं। मास्टर्स अकाउंट्स मॉडिफाई, ओपनिंग एंड प्रीवियस ईयर दोनों आ गया 1000 रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी रिपोर्टिंग मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट होएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस बैलेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। रिवेन्यू एक्सपेंसेस के केस के अंदर जो हमारा प्रीवियस ईयर बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि वो विद इन द ईयर ख़त्म हो जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। फिर क्वेश्चन दूसरा ये अराइज होता है कि जब वो कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं है तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया क्यों हुआ है। उसका यही आंसर है कि उसको हम जब नेक्स्ट ईयर के अंदर जाके बैलेंस शीट देखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो हमें वो देखने के लिए कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं लास्ट ईयर के अंदर कितने थे और इस साल में कितने हैं, ताकि हम वो चीज़ चेक कर सके, कंपैरिजन कर सके दोनों एक्सपेंसेस को, दोनों ईयर के एक्सपेंसेस को, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस अकाउंट में। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी, हमने फाइनेंशियल चेंज कर दिया, ठीक है।
एक के अंदर ओपनिंग बैलेंस आ गया था और एक एक्सपेंसेस में ओपनिंग बैलेंस नहीं आया हमारे पास। ठीक, अब मैं यहाँ देख रही हूँ मेरी ये पार्टी है मिस्टर एक्स, मेरा इसमें आया ओपनिंग बैलेंस 1000, मैं चाह रही हूँ ये 2000 हो जाए, हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो हमेशा स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो सकता है। जब हम एक कंपनी को क्रिएट करते हैं तो जिस फाइनेंशियल ईयर से हम क्रिएट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी में चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने एक कंपनी क्रिएट करी 1 अप्रैल 2016 से, तो उसी ईयर के अंदर आप ओपनिंग बैलेंस को चेंजेस कर सकते हो, भले वो ओपनिंग बैलेंस अकाउंट्स का हो या आइटम्स का हो। दोनों ओपनिंग बैलेंसेस कैन बी चेंज ओनली इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन यू हैव स्टार्टेड द कंपनी। जब भी आप कंपनी स्टार्ट करेंगे इन द सेम फाइनेंशियल ईयर यू विल हैव टू चेंज द ओपनिंग बैलेंस, अदरवाइज यू कांट चेंज द ओपनिंग बैलेंस। रीज़न, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस आता है वो इन द मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर आता है, तो आप उसमें ओपनिंग बैलेंस चेंज नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर एक पर्सन कह रहा है कि मुझे तो ओपनिंग बैलेंस चेंज करना ही है एट एनी कॉस्ट, मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता इसके बिना, तो उसको हमें क्या सजेस्ट करना होगा कि आप इस फाइनेंशियल को स्प्लिट कर दो। जब वो स्प्लिट कर देगा तो वो इंडिपेंडेंटली एक कंपनी बन जाएगी 17-18 की, ठीक है, वहाँ चेंज हो सकता है। तो आपका एक टास्क है कि आपको यही चीज़ चेक करनी है, ठीक है, कि एक कस्टमर है जो ये कह रहा है कि जब मैंने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया 17 to 18, अब उसके अंदर बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होकर आ गए, मुझे उस बैलेंसेस को चेंज करना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे चेंज हो सकता है? बाय स्प्लिटिंग द फाइनेंशियल ईयर। जब हम फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट कर देंगे तब आप चेंज कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको करके देखनी है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है मेंटेन बिल बाय बैलेंसिंग, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, इसको हम नो कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो बाकी ये है फर्दर डिटेल्स। ये जो पार्टी है इसका ट्रांसपोर्ट स्टेशन, जैसे अगर हम गुड्स को आउट ऑफ द स्टेट सेल कर रहे हैं तो किस स्टेट के थ्रू, किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने गुड्स भेजा है, कौन सा स्टेशन है, ये उनकी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। एड्रेस की 4 लाइनें होएगी, सेम स्टेट डिफाइन कर देना है कि ये पार्टी किस स्टेट से बिलोंग करती है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है। जैसे मैंने एक पार्टी बना दी वहाँ पे, लेकिन कॉन्टैक्ट पर्सन उसका कोई और है। जैसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम कंपनी का नेम के अंदर कंपनी का नेम डाल दिया उसकी, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा उसका, वो डाल दिया। क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि नेम और कॉन्टैक्ट पर्सन 2 फील्ड्स क्यों दी हुई है? 2 फील्ड्स का रीज़न यही है कि जब हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो हम नेम के अंदर उसके ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालेंगे कि कौन सी फर्म को हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्वॉइसिंग होगी उसकी वो तो नेम से ही होएगा ना, कंपनी के नेम से। और कॉन्टैक्ट पर्सन उस कंपनी के नेम में हमें किससे कॉन्टैक्ट करना है, उसका पैन नंबर, वार्ड नंबर, ये सारी जो है उनकी कॉन्टैक्ट करने की डिटेल्स है। जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसका नेम और प्रिंट नेम डिफ़र क्यों होता है, एलियास का क्या यूज़ है, ग्रुपिंग का क्या यूज़ है, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर बैलेंस में क्या डिफरेंस है। इन सब के साथ आपका अकाउंट और अकाउंट ग्रुप का कंसेप्ट ख़त्म होता है। इसकी जो रिपोर्टिंग है कि जैसे मैंने दिल्ली और मुंबई के जो ग्रुप बनाए हैं, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये जब हम ट्रांजेक्शन्स डालेंगे तब भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ। डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जहाँ पे हमारे सारे अकाउंट्स शो होते हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। मैंने कहा कि यहाँ पे क्लोजिंग ट्रायल हायरार्किकल डिटेल्ड ग्रुप ऑफ अकाउंट सन्डे डेटर्स ले लिया मैंने। सन्डे डेटर्स की अगर मैं रिपोर्टिंग देखना चाहती हूँ तो उसने मुझे दिखा दिया कि सन्डे डेटर्स के अंदर मेरे 2 ग्रुप्स हैं, मेरे 2 टाइप के डेटर्स हैं, एक दिल्ली के और मुंबई के। तो दिल्ली का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है 1000 और मुंबई का कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जो मेरी ग्रुपिंग होएगी, मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे दिल्ली के कितने डेटर्स हैं, मुंबई के कितने डेटर्स हैं,
उनकी लिस्ट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आइटम ग्रुप्स की। तो हम ऐसे ही ग्रुपिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं मोबाइल्स। मैंने कह दिया मोबाइल्स जो है मेरा प्राइमरी ग्रुप है, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल्स है, मेरा काम क्या है, मैं मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे पास मोबाइल के अलग अलग ब्रांड है, सैमसंग के भी है, एप्पल के भी है, नोकिया के भी है। मेरे पास उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं और मुझे अलग अलग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट दिखनी है अपनी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेन ग्रुप बना दिया दैट इज़ मोबाइल। सेम चीज़ एलियास, जो कि हम अकाउंट ग्रुप में और अकाउंट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रुप। अब ये जो मेरा मोबाइल्स है दैट इज़ माय प्राइमरी ग्रुप। मैं इसको किसी ग्रुप के अंडर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मोबाइल्स जो है वो मेरा मेन ग्रुप है। मोबाइल्स के अंडर मेरे सब ग्रुप्स आएंगे, दैट आई विल हैव टू क्रिएट दैट। मैंने कहा ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है, सेव इट। नाउ नेक्स्ट इज सैमसंग। ये मेरा प्राइमरी ग्रुप नहीं है। मैंने कहा सैमसंग जो है किसके अंदर है, मेरा मोबाइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने कहा कि नोकिया। ये मेरा प्राइमरी ग्रुप नहीं है, जो कि किसके अंदर आ रहा है, मोबाइल्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने डाल दी है एप्पल। सेम, ये किसके अंदर है, मेरा मोबाइल्स के अंदर। ठीक है, अब ये मेरा बन चुका है आइटम ग्रुप। अब मुझे जो अपनी आइटम्स क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली नोकिया के अंदर मेरे अलग अलग ब्रांड्स होंगे, सैमसंग के अंदर मेरे अलग अलग ब्रांड्स होंगे और एप्पल के मेरे अलग अलग ब्रांड्स होंगे। इसके अकॉर्डिंग मुझे आइटम्स क्रिएट करनी है और देन उसकी कैटेगराइजेशन करनी है। आइटम ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमारा यही खत्म हो जाता है। सेम चीज़ मैंने क्या कहा कि मेरा जर्नल जो था वो मेन ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था। मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है मोबाइल से एक प्राइमरी ग्रुप बना दिया। अब मोबाइल्स के अंदर मेरी कैटेगराइजेशन है। मुझे अगर अपना स्टॉक देखना है मोबाइल ग्रुप का, तो मैं मोबाइल्स का देख सकती हूँ। मुझे सैमसंग का देखना है तो मैं सैमसंग का देख सकती हूँ। नोकिया का देखना है तो मैं नोकिया का देख सकती हूँ। हम आते हैं आइटम्स पे। मैंने कहा मेरी जो आइटम है सैमसंग, कोर। ठीक है, मैंने इसकी कोडिंग डाल दी 1100 और इसका ग्रुप डिफाइन कर दिया। सैमसंग किस ग्रुप के अंदर आएगा, मेरा सैमसंग के अंदर आएगा। ठीक है, यूनिट्स किस में होगा। अब ये यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है वो किस में होती है, केजीज के अंदर। अगर हम बात करते हैं बॉक्सेस की, ठीक है, हमारा फ़ोन है, वो फ़ोन किसके अंदर आता है, बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं इसमें बॉक्सेस कर दूंगी। हाँ, तो वो हमारा नहीं बना हुआ। जो यूनिट हमारे पास नहीं बनी हुई है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे अभी हमें यूनिट क्रिएशन सीखना ही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे कोई भी मास्टर अगर आपको क्रिएट करना है फ्रॉम एनी अदर मास्टर, हम उसके लिए F3 की प्रेस करते हैं। F3, हम किसी भी लोकेशन पे और मुझे कोई मास्टर क्रिएट करना है तो हमें उसके लिए F3 की यूज़ करनी है। मैंने F3 प्रेस करा, यहाँ पे मेरा यूनिट का मास्टर ऐड हो गया। क्लियर है। यूनिट का मतलब क्या होता है, अभी आपसे पूछा जा रहा था कि आइटम क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है। तो क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है जिसके बिना आपकी आइटम क्रिएट ही नहीं हो सकती। बाकी चीज़ें जो होती है वो सारी की सारी ऑप्शनल्स होती है। जब मुझे एक आइटम क्रिएट करनी है तो बेसिकली सबसे पहले मुझे चाहिए उसका नाम, और वो आइटम मेरे किस ग्रुप के अंदर आ रही है वो डिफाइन करना है। उसके बाद मेरी क्या यूनिट है वो उसकी।
आइटम का नेम, उसका ग्रुप और उसकी यूनिट। इसके बिना आप उस आइटम के मास्टर को सेव नहीं कर सकते हो। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइसिंग, उसके एट्रीब्यूट्स, दीज ऑल आर फर्दर डिटेल्स। द मेन डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ आइटम you will have to mention, that is item name, item group name, item unit। इनके बिना आपका मास्टर्स आइटम का क्रिएट नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ये जो मेरी आइटम है ये किस में सेल होती है, बॉक्सेस के अंदर। मैंने बना दिया बॉक्स। यूनिट नेम ये है। जब मैं इसका प्रिंट की कमांड दूंगी तो भी मुझे बॉक्स से चाहिए। लास्ट वन है यूनिट नेम फॉर एक्साइज ई रिटर्न। एक्साइज ई रिटर्न का मतलब क्या है, जब हम एक्साइज की रिटर्न जनरेट करते हैं, ये हमारा बाद में आएगा, छोटा सा बता रही हूँ मैं आपको। जब हम एक्साइज की रिटर्न जनरेट करते हैं तो एक्साइज की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड यूनिट डिफाइन करी हुई है कि आपको आइटम्स की यही यूनिट डिफाइन करनी है। तो जो एक्साइज की रिटर्न जनरेट करने के लिए यूनिट नेम है वो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे यूनिट का नाम और प्रिंट नेम डिफाइन करना है और सेव कर देना है। सेव करने के लिए शॉर्टकट है F2। यूज करना। यहाँ पे यूनिट डाल दी। अब यहाँ पे है ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। जब मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अपनी आइटम्स एंटर कर रही हूँ तो उस टाइम पर मेरा ओपनिंग स्टॉक उस आइटम का कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो इसकी ओपनिंग क्वांटिटी 10 है और इन 10 क्वांटिटी का टोटल अमाउंट जो है हमारे पास 1000 रुपीज़। सॉरी ये मोबाइल है तो इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं 1 लाख। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आइटम का नेम डाल दिया, उसका ग्रुप डाल दिया और यूनिट डाल दिया। नाउ आई कैन सेव द मास्टर विदाउट एडिंग एनी अदर डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट को ही हटा देती हूँ तो क्या मैसेज आ गया, कैन नॉट सेव इनवैलिड आइटम यूनिट। तो जब तक उसकी 3 चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी वो मास्टर सेव नहीं हो सकता। तो जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको ध्यान रखनी है, आइटम का नेम, उसका ग्रुप और उसकी यूनिट। अब नेक्स्ट है आइटम प्राइस इंफॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि जब भी हम सेल करें या परचेज करें तो आइटम मास्टर के अंदर जो डिटेल्स डली हुई है वही एज इट इज़ मेरे सेल वाउचर में या परचेज वाउचर में पिक होकर आ जाए। तो मैंने कह दिया कि इसका सेल प्राइस जो था 15,000 और परचेज प्राइस 12,000। बाकी सेम इसी तरीके से MRP, मार्केट रिटेल प्राइस, मिनिमम सेल प्राइस। लेट्स से कि मैंने कहा कि मेरा सेलिंग प्राइस 15,000 है, मैंने कहा मिनिमम सेल प्राइस मेरा 13,000 है, इससे कम पर सेल हो ही ना सके, मुझे कोई वार्निंग आ जाए या फिर, ठीक है, वो डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस हम आगे बढ़ेंगे। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। जब हम किसी आइटम को परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो उसके बाद हमारा कुछ नॉर्मल स्टॉक आ जाता है। अब वो जो स्टॉक हमारे पास निकल कर आता है उसकी वैल्यू हमें किस अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है। अगर वो कोई स्पेसिफाइड अमाउंट है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस का क्या कंसेप्ट है कि ओपनिंग मेरे पास 15 पीस है, जैसे ओपनिंग इसी का एग्जांपल लेते हैं, ओपनिंग मेरे पास 10 पीस है, 5 मैंने परचेज कर लिए, कितने हो गए 15। अब 15 में से मैंने 3 सेल आउट कर दिए तो कितने बच गए मेरे पास, 12 पीसीस बचे हुए हैं। अब उन 12 पीसीस का प्राइस मुझे क्या लेना है। अगर मुझे कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, कोई मेथड है वो लेना है तो वो हम आगे इन्वेंट्री में स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट मैंने कहा कि मुझे कोई मेथड फॉलो नहीं करना, मैं एक प्राइस डिफाइन करना चाहती हूँ, वो प्राइस आप यहाँ डाल दो तो मेरा जितना स्टॉक बच जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग निकल कर आ जाए। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस मीन्स कि जो प्राइस मैं अपनी बची हुई आइटम के लिए स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस। जब हम आइटम को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो कोई डिस्काउंट हम स्पेसिफाई कर पाते हैं उसके अंदर, ठीक है।
मुझे कोई डिस्काउंट देना है परचेज़ के लिए या सेल के लिए। जब मैं परचेज़ करूँ तो उस टाइम पे ये डिस्काउंट आ जाए, जब सेल करूँ तो ये डिस्काउंट आ जाए। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट स्पेसिफाई कर सकती हूँ। उसके नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई सेल और परचेज डिस्काउंट स्ट्रक्चर। जब मैं एक आइटम को सेल करती हूँ या मैं उसे परचेज़ कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए एक डिस्काउंट का स्ट्रक्चर स्पेसिफाई भी करना होता है अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। क्योंकि हम लोग रिटेल स्टोर्स में जाते हैं तो अभी क्या चल रहा है, एक पे एक फ्री है, ठीक है, या फिर जो उसका एमआरपी है उस पर 10% ऑफ है, एमआरपी पे 40% ऑफ है, या जो उस भी रेट पे सेल कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पर, जो उसका सेलिंग प्राइस है उस पर 40% ऑफ है, ऐसा चल रहा है ना। या फिर उन्होंने कह दिया कि जितने की आप शॉपिंग करोगे, फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग करी तो आप जितनी की भी शॉपिंग करोगे उस पर 1000 रुपीज़ ऑफ है। तो ये सारे क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट मोड हो गए डिस्काउंट देने के। तो ये क्या होता है, एक डिस्काउंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उस डिस्काउंट के स्ट्रक्चर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि हाँ मुझे एक स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करना है, तो मेरे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि डिस्काउंट आपको उसकी अमाउंट के ऊपर देना है, या जो एमआरपी मैंने डिफाइन करी हुई है एमआरपी के ऊपर देना है, प्राइस के ऊपर देना है। तो ये सारे कई सारे वेरिएंट्स हैं, जिस अमाउंट के ऊपर मैं डिस्काउंट देना चाहती हूँ मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ, ठीक है। मैंने कहा मुझे कोई डिस्काउंट स्ट्रक्चर स्पेसिफाई नहीं करना, मैंने इस पर नो कर दिया। आइटम डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप कह रहे थे कि आइटम डिस्क्रिप्शन देनी है मुझे उसकी, हम वो दे सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या क्या है, अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं मैं डिफाइन कर सकती हूँ। इतनी रैम है, इतना जीबी का है, इनबिल्ट मेमोरी इतनी है, तो वो सारी डिस्क्रिप्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है सेट क्रिटिकल लेवल, इसको ही मैं छोड़ रही हूँ, क्रिटिकल लेवल बाद में समझाऊंगी, पहले यहाँ तक देख लो। लेफ्ट पोर्शन में जितनी चीज़ें हैं क्लियर है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने एक और आइटम क्रिएट करी 6S, इसका ग्रुप डाल दिया मैंने एप्पल, इसका भी बॉक्स है, इसकी मैंने कहा मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, इसकी एक क्वांटिटी है हमारे पास, और ये है 45,000 का, ठीक है। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो डाल दिया, और मैंने कहा इसका ओपनिंग स्टॉक पे इतना है। इसी तरीके से सेल परचेज प्राइस हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मुझे इसकी अगर लिस्ट देखनी है, आइटम की लिस्ट पे जाएंगे, स्क्रीन, कॉन्फ़िगरेबल, हायरार्कल। मैंने कहा कि मेरे पास मोबाइल का स्टॉक है, मोबाइल के अंदर 3 ग्रुप्स है मेरे, एप्पल, नोकिया और सैमसंग। एप्पल की मेरे पास एक आइटम है, नोकिया की एक भी नहीं है, सैमसंग की एक आइटम है, ठीक है। अब मुझे इनका स्टॉक देखना है, कितना मेरा स्टॉक अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी डिस्प्ले के अंदर, स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, डिटेल्ड, ऑल आइटम्स। यहाँ पे मुझे क्या होगा, सारी आइटम्स का स्टॉक दिखाई दे जाएगा कि इतना ओपनिंग था, इतना इन हुआ, इतना आउट हुआ, और क्लोजिंग इतना बचा हुआ है। बट मुझे इस तरीके से अपनी रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेबल नहीं लग रही है, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे ग्रुप वाइज देखनी है, मैंने कहा ग्रुप ऑफ आइटम, कौन से ग्रुप की देखनी है मुझे, सिर्फ मैंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल की देखनी है, सारी नहीं देखनी। तो कौन सा दिखाएगा, एप्पल का। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला कि मैं अपने आइटम्स को कैटेगराइज कर सकती हूँ, मुझे जिस ग्रुप की देखनी है उस ग्रुप की देख सकती हूँ। अगर मेरा एक रिटेल स्टोर्स है जिसके जहाँ पर मुझे ग्रोसरी की आइटम भी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलती है, और कई सारी आइटम्स मिल रही है, ठीक है, उसमें मोबाइल्स भी हैं, तो मुझे अगर उसको बाइफरकेट करना है तो ग्रुप वाइज में बाइफरकेट करके उनकी रिपोर्ट को चेक कर सकती हूँ। क्लियर है। अब मैंने स्टॉक स्टेटस देखा, तो स्टॉक स्टेटस से मुझे क्या पता लगा कि मेरा ओपनिंग कितना है, मेरा इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, और अब मेरा क्लोजिंग कितना बच गया। रिपोर्ट चेक करने के लिए हम स्टॉक स्टेटस में जाएंगे, मुझे पता लग जाएगा क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, ठीक है। अब हम जब गुड्स को परचेज करते हैं, अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूं कि मुझे अपने बिज़नेस से रिलेटेड काम करना है, तो मुझे हर चीज़ को मेंटेन करके चलनी है कि मेरा एटलीस्ट इतना स्टॉक तो होना चाहिए जिससे कम पे मैं उसको
जिससे कम पे मैं स्टॉक ना रखूं, क्योंकि अगर मेरे पास ऑन द स्पॉट कोई पर्सन आ रहा है गुड्स परचेज करने के लिए, मेरे पास अवेलेबिलिटी उसकी हो। और ऐसा भी ना हो कि मेरे पास स्टॉक ओवरलोडेड हो, जिससे कि मेरा जो मार्जिन है वो ख़त्म हो जाए। मुझे देखना पड़ेगा ना कि मेरे पास मिनिमम इतना स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। और किस टाइम पर मुझे दोबारा से ऑर्डर देना है। जब हम किसी शॉप पे कुछ सामान परचेज करना होता है तो वो सामान उनके पास अवेलेबल होता है ना। क्यों अवेलेबल होता है उनके पास? वो उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे ही उनका स्टॉक ख़त्म होने वाला होता है तो वो क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करते हैं और वो दोबारा ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। अब जब उनको लग रहा है कि उनकी सेल ज़्यादा नहीं हो रही है, जितना उनके पास होना चाहिए सफिशिएंट है, तो वो दोबारा ऑर्डर नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमें डिफाइन करना है आइटम की क्रिटिकलिटी को चेक करना कि किस टाइम पे हमें दोबारा ऑर्डर देना है और किस टाइम पे दोबारा ऑर्डर नहीं देना। तो इसके अकॉर्डिंग हम आइटम मास्टर में जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन था सेट क्रिटिकल लेवल, जिसको हमने येस कर दिया, ठीक है। सेट क्रिटिकल लेवल के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल, ये तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं। बहुत डिटेल में इसके नहीं जा रहे हैं हम, सिर्फ नॉर्मल हल्का हल्का देख लो कि इसमें क्या होता है। मिनिमम लेवल क्या होता है कि जब हम एक आइटम को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो जब हमारे को सेल करनी है तो हमारे पास कम से कम इतना स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास उस लेवल से स्टॉक कम जाएगा तो हम डेंजर लेवल में चले जाएंगे। यहाँ पे आप सब जो हो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, एक्सेप्ट अखिल, तो आपने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल पढ़ा है, ठीक है। तो कॉस्टिंग के अंदर होता है कि किस स्टेज पे एक चार्ट सा होता है जिसके अंदर एक लाइन डाल देते हैं कि ये हमारा मिनिमम लेवल है, आप इससे नीचे जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, डेंजर लेवल है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका लॉस का एस्टिमेशन है। ऑब्वियसली जब हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो हम सेल क्या करेंगे, ठीक है। तो इस लेवल तक हमारे पास स्टॉक हमेशा होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर आवर प्रॉफिट मार्जिन। ये हमारा ऑप्शन आ जाता है कि इस स्टेज पर जब हम आ जाए तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक है। जब हम इस स्टेज पर आ गए हैं तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि हमारे पास जब भी ऑर्डर के लिए आए, जब भी किसी पर्सन आए तो उसके लिए स्टॉक अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये एक ठीक लेवल होता है जिस टाइम पे हमें ऑर्डर करना है। अब उसके ऊपर है मैक्सिमम लेवल, दैट इज़ योर लिमिट, कि इससे ज़्यादा आपको ऑर्डर नहीं करना। तो ये सब हम क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं? अगर मैं ये सब डिफ़ाइन कर दूंगी तो हम क्या करेंगे, जब भी मुझे परचेज करना होगा तो परचेज करने पर मैं देखूंगी, वो स्टॉक चेक करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक उसका कितना है, ठीक है। उसने देखा क्लोजिंग स्टॉक मेरे 10 पीस पड़े हुए हैं और मैंने मैक्सिमम लेवल यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल दी है, तो जब भी मैं परचेज का वाउचर ऐड करूँगी ना, वो मुझे वार्निंग दे देगा कि आप तो और परचेज कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी जो आपका स्टॉक है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है, तो आपको ज़रूरत नहीं है स्टॉक परचेज करने के लिए। अब मुझे वार्निंग मिल गई तो मैं वहीं पे स्टॉप कर सकती हूँ अपने आप को, ठीक है। अब जब मैं सेल कर रही हूँ तो सेल करते टाइम भी मुझे मिनिमम और रीऑर्डर की वार्निंग आ जाएगी कि इस टाइम पर जब आप सेल कर रहे हो तो अब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि आपको दोबारा से ऑर्डर देना है, ठीक है। सेम चीज़ मिनिमम लेवल की केस के अंदर है कि जब आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा आपके पास वार्निंग आ जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली ट्रांजेक्शन्स के साथ करेंगे जब हम ट्रांजेक्शन सीखेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट। अभी जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो रिटेल स्टोर के अंदर कई सारी आइटम्स हैं, मैंने कहा मेरे मोबाइल्स का भी स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टॉक है, तो मैंने कहा कि जब मैं सेल कर रही हूँ तो मेरी टोटल जो सेल हो रही है वो एक साथ आ रही है। हम आइटम ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, अकाउंट ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो मेरी सेल आ रही है वो एक्यूमुलेट होकर आ रही है सेल्स, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कितनी है और मोबाइल्स की कितनी है। अगर मुझे वो चीज़ बाइफरकेट करनी है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स की सेल कितनी है और मोबाइल की सेल कितनी है, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं 2 ग्रुप बना सकती हूँ सेल के। ग्रुपिंग सीखी है अभी हमने, कैसे बनाएंगे? किसी भी मास्टर पे मुझे जाना होगा, इसी मास्टर से तो मैं क्या प्रेस करूँगी, F3। अगर मुझे कोई नया मास्टर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे हम, F3। मैं यहाँ F3 गई, किया मैंने, और मैंने यहाँ पे बना दिया मोबाइल, यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर दिया मोबाइल का।
अब यहाँ पे तो ग्रुप है नहीं, सॉरी ये मेरा मोबाइल सेल अकाउंट है, तो ये किसके अंदर आएगा, सेल के अंदर। मैं किस चीज़ को बाइफरकेट कर रही हूँ, सेल को। जब मैं सेल की रिपोर्ट देखूंगी तो मुझे दो दिखाई दे जाए, जैसे मैं रिपोर्ट्स चेक कर रही हूँ ना, मैंने कहा कि मेरे को सेल का ग्रुप देखना है। अब सेल के अंदर मेरे कितने अकाउंट आ रहे हैं, दो, एक तो मोबाइल का आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉनिक का, तो मुझे दोनों की सेल पता लग जाएगी। मैंने यहाँ पे डाल दिया सेल अकाउंट। अब इसी तरीके से परचेज का हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे देखनी है इसकी रिपोर्ट। मैंने लेजर ओपन करा ऑल्ट एल करके और मैं गई मोबाइल सेल अकाउंट के अंदर। मुझे पता लग गया कि मेरी सेल कितनी हुई है। क्लियर है। अब इसी तरीके से मैंने एक आइटम बनाई टेलीविज़न, ठीक है, और इसका मैंने ग्रुप बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट इज माय प्राइमरी ग्रुप। और यहाँ पे मैंने अकाउंट बना दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक्स सेल अकाउंट। किसके अंदर आएगा, ये भी मेरा सेल के अंदर। सेल के वाउचर को इग्नोर कर दो कि मैं क्या डाल रही हूँ। अब मैं ये दो आइटम को सेल कर रही हूँ, तो दोनों आइटम के अंदर मैंने क्या करा है, आइटम मास्टर के अंदर ही उसकी सेल का अकाउंट डिफाइन कर दिया। अगर मुझे देखनी हो कि उसकी सेल कितनी है तो वो मैं चेक कर सकती हूँ। हम इसकी एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाकर फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर मुझे क्या होता है, सारा स्टेटस पता लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मेरी सेल कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी है और मोबाइल की इतनी है। बेसिक कंसेप्ट देखो, जब आप ट्रांजैक्शन सीखोगे ना तो आपको सारा पता लग जाएगा किस तरीके से करना है। क्लियर है। यूनिट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मेरा एक बॉक्स है, इसके साथ यूनिट कन्वर्जन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे एक बॉक्स के अंदर 10 पीस है, तो मुझे दोनों यूनिट डिफाइन करनी है। क्लियर है। एक तो जो स्पेसिफाइड कन्वर्जन होता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, 1 डजन के अंदर 12 पीसीज होते हैं, ये तो मेरा स्पेसिफाइड है जो कि यूनिवर्सल है। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, कुछ कन्वर्जन इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर मैं यूनिट कन्वर्जन की लिस्ट देखती हूँ तो इसके अंदर डजन का पीसीज में, केजीज का ग्राम्स में, टन का केजीज में ऑलरेडी डिफाइंड है। बट कुछ ऐसे कन्वर्जन है जो कि इसके अंदर डिफाइंड नहीं है, तो वो हम कन्वर्जन बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी मेन यूनिट है बॉक्स और दूसरी यूनिट है पीसेस, ठीक है। अब मैंने कहा एक बॉक्स के अंदर मेरे 10 पीस है, तो अब मैं एक बॉक्स बेचूं या 4 पीस बेचूं, ठीक है। एक बॉक्स बेच रही हूँ तो इट मीन्स कि मेरे कितने पीस सेल हो गए हैं, 10 पीस। अब एक आइटम की अगर मैंने यूनिट बॉक्स डिफाइन कर दी है तो मैं उस आइटम को बॉक्स में भी सेल आउट कर सकती हूँ और पीसेस में भी सेल आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज जिस आइटम का मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है और मैंने उस मास्टर के अंदर यूनिट स्पेसिफाई कर दी है, तो मैं उसके अलावा किसी और आइटम में उसकी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती।
चेक कर लेते हैं एक बार। मैं ट्रांजेक्शन्स में जाकर सेल का वाउचर एक ऐड करके देख रही हूँ। मेरी ये 1100 यूनिट पहले से ही बनी हुई है, बट लेकिन इसमें भी बॉक्स लिया हुआ है, तो एक नई आइटम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिए है, ठीक है। इसकी आइटम मास्टर मैंने यूनिट डाल दिया, पर मैं कह रही हूँ कि मेरे को यूनिट नहीं चाहिए, बॉक्स चाहिए। तो मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है? इनवैलिड आइटम यूनिट, ठीक है। अब मैंने ये आइटम बनाई थी, ये आइटम बनाई थी क्या? ये आइटम की यूनिट मैंने बॉक्सेस दे दी। मैंने कहा कि मैं 10 क्वांटिटी सेल कर रही हूँ, बॉक्स में भी सेल कर रही हूँ। अब मैंने इसका पीस ले लिया, तो मैं दोनों यूनिट पे इसको सेल या परचेज कर सकती हूँ। अगर मेरी एक आइटम जो है लूज भी जाती है और बल्क में भी जाती है, तो उसके लिए मुझे उसका यूनिट कन्वर्जन तैयार करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि हम लूज में भी, जैसे कि अब हम बात करें रियल जूस के पैकेट्स हो गए, उसको हम लूज भी बेचते हैं और उसका बल्क बना के ही भेजते हैं, एक गिफ्ट पैक बना के ही भेजते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बॉक्स की बात करूंगी तो पूरा पूरा बॉक्स सेल आउट हो जाएगा, और अगर मैं पीसीस की बात करूं तो उस बॉक्स के अंदर जितने पीसीस हैं वो भी मैं सेल आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा था यूनिट कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर का मतलब क्या होता है? हमारे घर में भी हमारा सामान रखा हुआ होता है, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉपर चीज़ें हैं प्रॉपर प्लेसेस पे होती है। अगर हम बात करें तो शूज़ की, तो वो हमारे शू रैक के अंदर होता है। हम बुक्स की बात करें तो वो हमारे कबर्ड्स के अंदर होते हैं, बुक्स जो मेरी शेल्फ बनी हुई होती है शेल्फ्स के अंदर होगा। अगर हम अपनी क्लोथिंग की बात करें तो वो हमारी अलमीरा के अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ की अलग अलग प्लेसेस हैं, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग मैंने एक स्पेस स्पेसिफाई करा हुआ है कि कहाँ मुझे उसको रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम गुड्स की बात करते हैं, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें भी होता है कि वो कहाँ से हमारे पास आ रही है और कहाँ से हम उसको सेल आउट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास एज अ रॉ मटेरियल आते हैं, फिर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं और तब उसको हम फर्निश करके भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ? रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ, मैंने क्लोथ परचेज करा, बटन्स परचेज करे, थ्रेड परचेज करे, तो दीज आर माई रॉ मटेरियल। तो वो मैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स अगर मैं सेम प्लेस पे रखूँगी तो क्या मैं उसको ढूंढ सकती हूँ? हमारी अलमीरा के अंदर, अगर मैं अलमीरा के अंदर कपड़े भी रख दूँ, शूज़ भी रख दूँ, ज्वेलरी भी रख दूँ, और जो हमारी एसेसरीज है वो सारी चीज़ें मैं एक साथ रख दूँ, क्यों क्या आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं उसके एक छोटे छोटे से शेल्फ्स बना देती हूँ, या एक ही अलमीरा के अंदर मैंने उसके पार्ट्स कर दिए, ड्रॉर बना दिए अलग अलग, तो मैं उसको इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से हम दो मटेरियल सेंटर बना सकते हैं कि अगर मैं रॉ मटेरियल को परचेज कर रही हूँ तो वो मटेरियल सेंटर, रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ तो वो किस में जाना चाहिए? मेरे रॉ मटेरियल में जाना चाहिए। अब इसको अगर हम बिजनेस सिनेरियो से कनेक्ट करते हैं, पर्सनल एग्जांपल लेकर, मैंने कहा कि मैं एक कंपनी, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो मेरे पास दो गोडाउन्स है। एक गोडाउन के अंदर मेरा रॉ मटेरियल पड़ा होता है और दूसरे गोडाउन के अंदर जब मेरा वो रॉ मटेरियल फर्निश हो जाता है तो मैं उसको रख देती हूँ वहाँ पर। तो वो मेरा क्या होता है? मैन्युफैक्चर हो जाती है, फिनिश्ड गुड्स हो जाती है। तो मैं दो मटेरियल सेंटर बनाऊंगी, एक रॉ मटेरियल के नाम से और एक फिनिश गुड्स के नाम पे। तो इन शॉर्ट, मटेरियल सेंटर इज व्हाट? वेयर वी कीप द गुड्स, जहाँ हम गुड्स को रख रहे हैं, जहाँ पे हम परचेज करके ला रहे हैं, या फिर जहाँ से हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसका नाम है रॉ मटेरियल। नेम एलियास फ्रेंड नेम इसके लिए भी सेम है जो एग्जिस्टिंग मास्टर्स में हमने पढ़ा है। ग्रुप, अब रॉ मटेरियल जो है वो हमारे किसी गोडाउन में है या प्रोडक्शन फ्लोर में है या स्टोर्स में है। तो मैंने कहा ये मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। स्टॉक अकाउंट,
ये क्या होगा, स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, स्टॉक डिफाइन करना है मुझे, स्टॉक का ही। ठीक है, स्टॉक इज व्हाट। थोड़ा सा हम इन्वेंट्री से हट के अकाउंटिंग में आ जाते हैं वापस। स्टॉक अकाउंट क्या होता है, जब हम अपने गुड्स की बात करते हैं तो हमारा स्टॉक कहाँ दिखाई देता है, स्टॉक स्टेटस के अंदर। मुझे कोई भी देखना है कि मेरा कितने प्रोडक्ट्स आए हैं, कितने प्रोडक्ट्स मेरे सेल आउट हो गए हैं और कितना मेरा स्टॉक बचा हुआ है, तो मैं कहाँ देख सकती हूँ उसको, स्टॉक स्टेटस के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके अब कितनी अमाउंट है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स, परचेजेस, सेल, और जो बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जहाँ मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो क्या आता है मेरा, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक जो डिफाइन करना है हमें, इस स्टॉक से ही करना है। ये जो स्टॉक अकाउंट है हमारा, इसके थ्रू हम अपना ओपनिंग स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी जो कंप्यूट होता है। अगर मैंने यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डिफाइन करा हुआ है तो ही हम क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जो मेरा स्टॉक है वो किस अकाउंट से रिलेटेड होगा, स्टॉक अकाउंट से। अब क्या ये स्टॉक, इस मटेरियल सेंटर का स्टॉक मुझे बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है? अगर मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है तो मैं येस कर दूंगी, अदरवाइज मैं नो रखूंगी। अब ऑब्वियसली मेरा स्टॉक होगा तो मैं बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाऊंगी दिखाऊंगी, तो ये ऑप्शन क्यों है? इसका बेसिक फंडा सिर्फ इतना ही है, जैसे हमारी कुछ गुड्स जो होती है डैमेज भी हो जाती है, ख़राब हो गई है, उसका क्या करें हम, उसको तो बैलेंस शीट में दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो तो हमारे लिए क्या है, वेस्टेज है एक तरीके से। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई बैलेंस शीट। तो मैं इसमें कर दूंगी रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट को नो कर दूंगी, कि जो मेरा डैमेज गुड्स हैं, मैंने एक मटेरियल सेंटर बना दिया डैमेज गुड्स का, तो जितना स्टॉक मेरा डैमेज हो गया वो डैमेज गुड्स के नाम से आ जाएगा और उसको बैलेंस शीट में मुझे नहीं दिखाना। तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट द स्टॉक एंड बैलेंस शीट को नो कर दूंगी। और इसी तरीके से मेरे जो दो मटेरियल सेंटर है, अगर मेरे गोडाउंस अलग अलग लोकेशन पर है, जैसे मैंने कहा कि मेरा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का दो अलग अलग मटेरियल सेंटर है और वो दोनों मटेरियल सेंटर मेरे अलग अलग लोकेशन पे है, एक दिल्ली में और एक मुंबई में है, तो मैं उसका एड्रेस डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, ग्रुपिंग अभी हमने देखी थी इस मटेरियल सेंटर के अंदर। पर्टिकुलर जो मेरा मटेरियल सेंटर है वो कहाँ पर है, वो मेरा एक गोडाउन की तरह है, उसको हम ऐसा प्रोडक्शन फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो मेरा कोई स्टोर रूम है। हम इसकी ग्रुपिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेरे 3 ऑफिस है, एक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के अंदर मेरे सब जगह मटेरियल सेंटर्स हैं, तो मैंने दिल्ली का एक मटेरियल सेंटर बना दिया, एक मुंबई का बना दिया और एक कोलकाता का बना दिया, और ऐसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मैंने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के मटेरियल सेंटर बना दिए। तो मेरे जो मेन ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, ये है मेरे मटेरियल सेंटर्स के ग्रुप। और अब मैं मटेरियल सेंटर की बात करूं तो मैं जब रॉ मटेरियल बनाऊंगी तो मैं ग्रुप कौन सा लूंगी, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा कि मेरा जो मटेरियल सेंटर का ग्रुप है दिल्ली, दिस इज़ माय प्राइमरी ग्रुप, मुंबई, इट्स ऑल्सो माय प्राइमरी ग्रुप। अब मैं मटेरियल सेंटर पे आती हूँ, रॉ मटेरियल बनाया मैंने, नेम दे दिया उसका। ठीक है, अब ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और बना देती हूँ, क्लियर है, ये भी रिपोर्टिंग देखने के लिए प्रॉपरली। अब मैं इसी तरीके से अगर अलग अलग बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आपका फिनिश गुड्स मुंबई का, रॉ मटेरियल दिल्ली का। अब रॉ मटेरियल मुझे मुंबई, रॉ मटेरियल जो मुझे बनाना है वो मुंबई का ही बनाना है और फिनिश गुड्स के लिए दिल्ली बनाना है। हमने अभी नेम और प्रिंट नेम पढ़ा था,
मैंने यहाँ पे नेम में स्पेसिफाई कर दिया कि ये रॉ मटेरियल कौन सा है, दिल्ली का, और इसका जो प्रिंट नेम है वो मैं चेंज कर दूँगी, दिल्ली डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ग्रुपिंग का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, मुझे अलग अलग लोकेशन के अलग अलग मटेरियल सेंटर्स डिफाइन करने हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक और है, छोटा सा है बिल्कुल, स्टैंडर्ड नरेशन। कल के सेशन में हम ये पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जब हम किसी पार्टी को सेल करते हैं या परचेज करते हैं या जर्नल की एंट्री कर रहे हैं या फिर मुझे किसी से पार्टी से पैसा मिल रहा है या मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ, जब भी मुझे कैश रिसीव हो रहा है या मैं पेमेंट कर रही हूँ तो एक हमें नरेशन डालनी होती है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी दिस, या फिर बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर ए। तो वो क्या होती है, एक नरेशन जब भी हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, जर्नल की एंट्रीज होती है तो उसके अंदर हम नरेशंस डिफाइन करते हैं ना, तो क्यों ना हम इसको फिक्स कर दें कि जब भी हम एंट्रीज करें तो ऑटोमेटिकली हम एक की प्रेस करें और उसके थ्रू वो पिक हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी मैं सेल करूँ तो उस पर लिखा हुआ आ जाए बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए। अब इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए लिख दिया है, इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मिस्टर ए नहीं लिख रहे, सिर्फ मिस्टर लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं सेल करूंगी तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, मैं सिर्फ क्या डाल दूंगी वहां पे, नाम। यहाँ नरेशन आ गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं मैनुअली टाइप कर सकती हूँ या फिर मैं उसको पिक कर सकती हूँ। तो पिक करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है F4। शॉर्टकट की टू पिक स्टैंडर्ड नरेशन इज F4। F4 मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया मिस्टर, अब यहाँ पे एक्स दिल्ली, अब मैं जो भी एंट्री करूँगी उसके अकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। तो ये जो मैं नरेशन स्पेसिफाई कर सकती हूँ, ये मैं सबके लिए कर सकती हूँ, सारी ट्रांजैक्शंस के लिए, आइदर दे आर इन्वेंट्री वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स और ड्यूल वाउचर्स। मतलब वो हमारी स्टॉक को इफेक्ट करने वाले वाउचर्स हो, अकाउंट्स को इफेक्ट करने वाले वाउचर्स हो, या दोनों को इफेक्ट करने वाले वाउचर्स हो। ठीक है, सेशन क्लोज।